हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 40 यानी 40। तो ध्यान से सुने अगले प्रश्न, गौर करना जरा। यहाँ पर एक पंक्ति है, थोड़ा गौर से सुनेंगे, ठीक है। धिक जीवन जो पाता ही आया है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यानी कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, ठीक है, जो जिसने हमेशा क्या पाया है, जो पाया है विरोध, सभी का विरोध, हर जगह से विरोध, ठीक है। तो ऐसे जीवन पर धिक्कार है। तो ये पंक्ति का अर्थ कुछ इस तरह से है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ठीक। तो पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है इस पंक्ति में? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है इन पंक्तियों में। आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करना दोस्तों, पूरी पंक्ति पढ़ लेते हैं यहाँ पर। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपर्युक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। कहाँ से? राम की शक्ति पूजा, इनकी जो लंबी कविता है उससे ली गई पंक्तियां हैं। इसमें मौजूद हताशा, ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? हताशा और पराजय की, ठीक है, इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा और निराशा का बोध कराती है। जो ये राम की शक्ति पूजा की जो ये पंक्तियां है ना, इसमें देखो धिक धिक जो शब्द आ रहा है ना, यहीं से पता चल रहा है कि कितनी पीड़ा में थे वो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा और निराशा का बोध कराती हैं ये पंक्तियां। यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ राम को ही नहीं बल्कि उन्होंने जो अपने जीवन में जो अभाव देखा ना, हर तरह से अभाव देखा, चाहे वो संबंध हो, किसी के भी हो, घर परिवार के संबंध हो, दोस्तों में हो, ठीक है। तो जो अभाव था वो उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए, ठीक है। और यही कारण है कि इतना गंभीर जो उनका साहित्यिक लेखन मिलता है वो बहुत ही मतलब गंभीर है, ठीक है। तो अभाव से भरा हुआ एक तरीके से, तो बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को ये प्रदर्शित करते हैं। तो निराला को आप समझें, ठीक है, इनके काव्य में पीड़ा ही पीड़ा है एक तरीके से, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इमेजिन भी करेंगे कि वो व्यक्ति कैसे रहा होगा, वो व्यक्ति कैसे रहा होगा जो, एक तो देखो सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, नेगेटिव मतलब सारी चीज़ें एकदम उसके खिलाफ हैं, और ऐसी स्थिति में वो अपने आप को खड़ा रख रहा है, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। यानी अपने आप को देखो कैसे, मतलब उस स्थिति में भी अगर ये साहित्यिक रचना कर रहे हैं तो सोचो कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। तो हमें सीखना चाहिए उनसे, है ना, कि अगर हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं तो भी हमें मन से हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो आप भी ना माने, आप भी अगर किसी भी तरह से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, हर किसी के जीवन में होती हैं, तो उससे घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें और लोगों को बताएं, ठीक है, कि आ जाओ, कितनी भी ले आओ समस्याएं, हम समाधान करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, प्रूव करके दिखाओ खुद को, सही है। ऐसे मन कचोटने से, निराश होने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, ठीक है। लोगों को जवाब उनके लेवल पर जाके दो, ठीक है। तो ध्यान रखें। खैर, तो आगे देखते हैं।
ध्यान से सुनना अगला प्रश्न, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला। निराला मुक्त छंद के प्रणेता हैं। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। किससे होता है इनकी कविताओं का आरंभ? तो दोस्तों मुक्त वृत्त से होता है। ठीक है, जूही की कली जो कि निराला के मत अनुसार 1916 में आई थी, उनकी पहली रचना थी। ठीक है, पहली रचना थी 1916 में आई जूही की कली। ठीक है, ध्यान रखें, यह एक मुक्त वृत्त में है। किसमें है? मुक्त वृत्त में रचित रचना है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। ठीक है, फिर से सुने, मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध जो रचना होती है उसके तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व क्या हो जाते हैं? निशेष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की जूही की कली। निराला की जूही की कली का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मुक्त छंद का। मुक्त छंद का उदाहरण है निराला की जूही की कली। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस छंद का प्रयोग किया गया है जूही की कली में, तो आप बताएंगे मुक्त छंद का। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर से सुनना, रबड़ छंद या केंचुआ छंद। ध्यान से सुनना, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? फिर से सुनना, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो ऑप्शन सी, निराला। ठीक है, निराला की कविताओं को, ध्यान से सुनना, निराला की कविताओं को कहा गया है क्या? रबड़ छंद या केंचुआ छंद की कविताएं। तो देखते हैं क्या मतलब है, गौर करें। रबड़ छंद या केंचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। अभी हमने पढ़ा मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास। ये बात गौर करने लायक है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद यानी केंचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए। देखो कितनी बातें कही गई हैं। रबड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद, ये सारे नाम दिए गए हैं निराला की कविताओं को। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि इसमें मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से रबड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद कहा गया। ध्यान देंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को मुक्त छंद को, ठीक है, फिर से सुन लेते हैं एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, इन दोनों को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय, क्या संस्थापित करने का? मुक्त छंद संस्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखें, जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में रची। किस में रची? मुक्तक छंद में रची। जैसे कौन कौन सी थी इनकी मुक्तक छंद में रचनाएं? जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, पेशोला की प्रतिध्वनि इनकी मुक्तक छंद में थी। किनकी? जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, लेकिन व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। लेकिन व्यापक रूप से वो क्या, किसको स्वीकार न कर सके? मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की अंतिम कविता कौन सी थी? तो पहली तो जूही की कली थी, तो देखते हैं अंतिम कौन सी थी। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इनकी अंतिम कविता थी। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन डी पत्रोत्कंठित, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। फिर से सुने, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये निराला की अंतिम कविता थी। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। क्या नाम है अंतिम रचना का? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक पूछी जा रही थी जूही की कली, तो ये प्रश्न भी बन सकता है, तो ध्यान रखें। गौर करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो देखते हैं। यहाँ पर पंक्ति है दोस्तों, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में। ठीक है, इसकी कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना। आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है। अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दंड निर्णय ध्रुव से, दंड निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में, दंड निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां हैं, किससे ली गई हैं? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है से। ठीक है, तो याद रखें, यह 1961 यानी 1961 में लिखी गई कविता है पत्रोत्कंठित। ठीक है, पत्रोत्कंठित में एक पंक्ति है, कौन सी? सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शेरों के कठिन सेज पर। ठीक है, तो पत्रोत्कंठित इसमें एक पंक्ति दी गई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शेरों के कंठित सेज पर। ये अलग अलग पंक्तियां हैं, इनको अलग करके पढ़ना है। कौन सी? ये देखो स्लैश लगा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर, ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? फिर से सुनना, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से इसका संबंध है। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्या? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंध है। आगे देख लेते हैं पंक्तियां कुछ, गौर करें। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। अभी हमने पढ़ा निराला से है। उनकी यह कविता छंद मुक्त के अंतर्गत, छंद मुक्त के अंतर्गत वर दे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। किसके अंतर्गत प्रकाशित है? वर दे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि लिखे हैं। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? ऑप्शन बी कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता निराला की व्यंग्य परक कविता है। ठीक है, व्यंग्य परक कविता कुकुर मुत्ता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में रचित व्यंग्य परक कविता है। कैसी कविता है? व्यंग्य परक कविता है, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। कैसा है? प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। किसमें संकलित है? निराला का एक काव्य संकलन है नए पत्ते। ठीक है, उसमें संकलित कविता है। ठीक, ध्यान रखना, कुकुर मुत्ता।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।